नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, आज का ये क्लास आपके 5 फरवरी के फिजिक्स के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th फिजिक्स का टॉप 70 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और बच्चों, ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्नों को आप लोग बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर सवाल आपके सामने है। तो मेरे भाई, जितना भी प्रश्न मैं आपको अलग से भी बताऊंगा उसको भी आप लोग अच्छे से याद करते चलिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में रिलेटेड प्रश्न कुछ ज्यादा ही पूछे जाते हैं। अब देखो, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। अब यहाँ पे एग्जाम में बहुसंख्यक के जगह यहाँ पे अल्पसंख्यक भी आ सकता है। बहुसंख्यक मतलब ज्यादा। देखो, पी प्रकार के अर्धचालक में अगर बहुसंख्यक आवेश आपसे पूछेगा तो आप यहाँ पे विवर लगाइएगा, लेकिन पी प्रकार के अर्धचालक में अगर आपसे बच्चा पार्टी अल्पसंख्यक पूछे, क्या पूछेगा ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है बच्चा पार्टी। अगर आपसे ये पूछे कि इसमें अल्पसंख्यक क्या हो जाएगा, तब आप इलेक्ट्रॉन बता के चलिएगा। समझ गए। इसी टाइप से अगर एन टाइप में आपसे बहुसंख्यक पूछेगा तो इलेक्ट्रॉन बताइएगा, और अगर पी यहाँ पे एन टाइप में बहुसंख्यक ये पूछेगा तो इलेक्ट्रॉन लगा दिए, लेकिन अगर एन टाइप में अल्पसंख्यक पूछेगा तब आप लोग वीवर लगाइएगा। मतलब दोनों का यहाँ पे उल्टा हो जाता है। समझ गए ना मेरे भाई। यहाँ से 4 ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बता दिया, एक ऑब्जेक्टिव देखिएगा यहाँ से मिल जाएगा आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर सवाल का जवाब बताइएगा। देखो यहाँ पे क्या बताया मैंने, अगर पूछे पी प्रकार के अर्धचालक में अल्पसंख्यक आवेश वाहक क्या होते हैं। पी प्रकार का अर्धचालक है, बहुसंख्यक नहीं, अल्पसंख्यक पूछा। अब आप लोग यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एकदम आंख बंद करके लगा सकते हो। इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई, 2 का ए ऑप्शन आप लोग लगा सकते हो। समझ गए। चलो तीसरा नंबर सवाल का जवाब बताएंगे सभी बच्चे, और पूछा जा रहा है कि पूर्णतः शुद्ध यहाँ पे अर्धचालक को क्या कहते हैं। पूर्णतः शुद्ध अर्धचालक को बच्चा पार्टी हम क्या बता के चलते हैं, नैज अर्धचालक बताते हैं। 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। और बच्चों याद रखिएगा, नैज अर्धचालक का जो चालकता होता है ना, ये बहुत कम होता है। क्या होता है, बहुत कम होता है। ये बात आपको याद रखना है। एग्जाम में पूछेगा कि नैज अर्धचालक की चालकता क्या होती है, तो बहुत कम होती है। समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बताइएगा, बाह्य अर्धचालक की चालकता क्या होती है। मैंने नैज वाला का सबसे कम बताया, और यहाँ पे ये बाह्य अर्धचालक है बच्चा पार्टी, तो इसका क्या हो जाएगा, बहुत अधिक हो जाएगा। समझ गए ना। 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो हम आगे बढ़ते हैं। अगला बताइएगा, यहाँ पे है जर्मेनियम तथा सिलिकॉन की संयोजकता कितनी होती है। एक बार आया था कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, तो कितना बताया था आपने मेरे भाई, आपने 4 बता के चला था। लेकिन यहाँ पे है कि जर्मेनियम तथा सिलिकॉन की संयोजकता कितनी होती है, तो आप बताइएगा भैया ये 4 होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जर्मेनियम और सिलिकॉन दोनों चतुः संयोजक तत्व है, इसलिए इसका 4 हो जाएगा। कार्बन का भी 4 ही होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बताइएगा, यहां पे है दाता अपद्रव्य परमाणु की संयोजकता क्या होगी। दाता अपद्रव्य परमाणु की संयोजकता बच्चों 5 होती है। 6 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो 7 नंबर सवाल का जवाब बताइएगा, एक पी प्रकार का अर्धचालक कैसा होता है। पी टाइप का अर्धचालक है मेरे प्यारे भाई, क्या होगा, धनावेशित होता है। पी टाइप का अर्धचालक धनावेशित होता है, एन टाइप का ऋणावेशित होता है। समझ गए ना। इसीलिए 7 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलो 8 का बताओ। पूरे 70 ऑब्जेक्टिव तक बने रहिएगा बच्चा पार्टी, क्योंकि एग्जाम आपके सर पे है और आपको पढ़ना बहुत कुछ है। देखो यहाँ पे है, वातावरण के किस सतह से रेडियो तरंग परावर्तित होता है। रेडियो तरंग परावर्तित होता, वो होता क्रोमोस्फेयर से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसमें अपना स्कोर एक बार चेक कर लीजिएगा लास्ट में कि आप कितने प्रश्न को सही कर पाए हो। देखो
संचार उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? संचार उपग्रह का आवर्तकाल बच्चों 24 घंटे का होता है। 9 का ऑप्शन बी आप लगा सकते हो। चलो 10 का बताओ। यहां पे है मूल गेट। भैया मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, मूल गेट के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? मूल गेट एंड और नोट होता है। मूल गेट क्या है? एंड और नोट। बेसिक गेट एंड और नोट है मेरे प्यारे भाई। ऑप्शन नंबर ए आप लगा के चलिएगा। चलो अगला बताओ। यहां पे प्रश्न है, मॉड्यूलन के विपरीत प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मॉड्यूलन के विपरीत प्रक्रिया को मेरे भाई क्या कहते हैं? वी मॉड्यूलन कहते हैं। 11 का आपने क्या बताया? ए ऑप्शन करेक्ट होगा। याद रखिएगा मॉड्यूलन 3 प्रकार के होते हैं। एग्जाम में आया था कि मॉड्यूलन कितने प्रकार के होते, तो 3 प्रकार के। कौन कौन से? एक हमारा आयाम मॉड्यूलन होता है, उसके बाद दूसरा होता है ना आवर्ती मॉड्यूलन होता है, तीसरा हमारा कला मॉड्यूलन होता है। ये 3 प्रकार के मॉड्यूलन होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पे बताइएगा लेजर का आविष्कार कब हुआ था? लेजर का आविष्कार भैया 1960 में हुआ था। किनके द्वारा किया गया था? ये किया गया था थियोडोर मैमन के द्वारा। किनके द्वारा मेरे प्यारे साथी? थियोडोर मैमन के द्वारा। इसीलिए तो मैं बता रहा हूं, जितना अलग से बताऊं याद करते चलो। रिलेटेड प्रश्न एग्जाम में ज्यादा पूछे गए हैं, मैंने बायोलॉजी के पेपर में देख लिया। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पे बताओ संकीर्णन का मापन किसमें होता है? संकीर्णन के अलावा अगर क्षीणता भी पूछेगा, क्षीणता बच्चा पार्टी, या फिर ध्वनि का तीव्रता, ये सब अगर आ रहा है तो आप डेसिबल बता के चलिएगा। देख रहे हो ना 3 प्रश्न यहां से बन गया आपसे। संकीर्णन पूछे तो डेसिबल बता के चलिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बताओ। यहां पे है UHF आवृत्ति का तरंग प्रायः कैसे संचरित होता है? तो ये होता है आकाश तरंगों के द्वारा। किसके द्वारा बच्चा पार्टी? आकाश होता है ना, आकाश तरंगों के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहां पे है निम्न में कौन सा है जो अस्थायी कण है? अस्थायी कण पूछा गया आपसे, बताओ क्या हो जाएगा? वो हमारा न्यूट्रॉन होगा। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला बता के चलिएगा। प्रश्न है निम्नलिखित में कौन मूल कण नहीं है? बच्चा पार्टी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल पार्टिकल? अल्फा कण मूल कण नहीं है। एक बार आया था कि अल्फा कण क्या है, तो अल्फा कण मेरे भाई हीलियम का नाभिक है। क्या है? हीलियम का ये क्या है? नाभिक है। इंपॉर्टेंट बात मैंने बताया, ये एग्जाम में पूछा जाता है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। 17 का बताइएगा। नाभिक से अल्फा कण उत्सर्जित होने पर परमाणु संख्या कितना से घटता है? 2 से घटता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा। तेजी से चलने वाली बीटा किरणें क्या है? तेजी से चलने वाली बीटा किरणें भैया इलेक्ट्रॉन होगा। बीटा किरणें क्या है? इलेक्ट्रॉन है। 18 का आप सी बता के चलिएगा। नेक्स्ट बताओ आप लोग। यहां पे आ चुका है चालकता का मात्रक निम्नलिखित में कौन सा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है भैया, यहां पे इंपॉर्टेंट लगा दो। क्या हो जाएगा? देखो यहां पे चालकता को हम किन के द्वारा? रो द्वारा दर्शाते हैं। रो बराबर क्या होगा? जल्दी नहीं, सिग्मा बराबर क्या होगा? 1/रो होता है ना। अब देखो रो मतलब प्रतिरोधकता। या भैया अगर 1 है तो ऊपर में 1 लिखो। रो मतलब प्रतिरोधकता, और प्रतिरोधकता का मात्रक ओम इंटू मीटर होता है। इसको हम ऊपर भेज देते हैं तो ओम पे इनवर्स लग जाएगा और मीटर पे इनवर्स लग जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमारा ये विकल्प सही है। और दूसरा मात्रक सीमेन पर मीटर होता है, ये भी आपका सही हो जाएगा। तो आप कहोगे भैया ए और बी दोनों विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलो हम आगे बढ़ते हैं। 20 का बताइएगा। नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित भौतिक राशियां कौन है? कुल आवेश है, रेखीय संवेग है, कोणीय संवेग है। ये सभी आपका राइट होगा। 20 का डी करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला बताओ। यहां पे सूर्य की ऊर्जा का कारण क्या है? नाभिकीय संलयन है। सूर्य की ऊर्जा का कारण मेरे प्यारे साथी नाभिकीय संलयन हो जाएगा। चलो हम आगे बढ़ते हैं। अगला बताइएगा। द्रव्यमान ऊर्जा के समतुल्य है। क्या है? द्रव्यमान ऊर्जा के समतुल्य है। यह सिद्धांत किसका है? आपने ये पढ़ा होगा E बराबर mc²। ये पूछेगा आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता संबंध क्या है, तो आप लिखोगे E बराबर mc²। आइंस्टीन का ये हो जाएगा। आपका
सही जवाब ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला बताओ, यहां पे है निम्नलिखित में किसे विभाजित नहीं किया जा सकता है? फोटोन को, क्योंकि फोटोन का विराम द्रव्यमान यहां पे एग्जाम में आएगा। फोटोन का विराम द्रव्यमान कितना होता है? तब आप बताइएगा भैया शून्य होता है। पूछेगा फोटोन एक कैसा कण है, तो ये आवेश रहित कण है। कैसा है ये भैया? यहां पे लिख लो, इंपॉर्टेंट है, ये आवेश रहित कण है बच्चा पार्टी, एग्जाम में आया है। ऐसा आया कि निम्नलिखित में कौन चार्जलेस है, तो एक बार आया था कि निम्नलिखित में कौन आवेशित नहीं है। मतलब एक ही प्रश्न को घुमा फिरा के पूछने का आदत है भैया, इसलिए आप याद रख लो फोटोन इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए। फोटोन के लिए ई बराबर आपने पढ़ा होगा, ई बराबर भैया एच न्यू होता है। उसके बाद क्या होता है बताओ? एच सी बटा में लेमडा होता है। ये दोनों तो ई बराबर होता है, तो ये फॉर्मूला भी आप रट लो, एग्जाम में आएगा तो लगा के आइएगा। चलो देखो, नाभिकीय बल कैसे होते हैं? तो अगुरुत्वीय होते हैं, अत्यंत प्रबल होते हैं, आवेश अनाश्रित होते हैं, मतलब आवेश पर ये आश्रित नहीं रहते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलो अगला बताओ, यहाँ पे प्रश्न है कि हाइड्रोजन बम किस प्रक्रिया पर आधारित है? सूर्य की ऊर्जा का कारण भी एक बार आया था, हाइड्रोजन बम भी आपके सामने आ चुका है। तो बताओ, दो हल्के नाभिकों के मिलने से भारी नाभिक का बनना नाभिकीय संलयन कहलाता है, और ये हमारा नाभिकीय संलयन हो जाएगा। चलो हम आगे बढ़ते हैं, 26 का बताइएगा, अर्ध आयु का मान किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? कुछ नहीं करना है आपको, क्योंकि आपने पढ़ा है ऐसे हाफ लाइफ के लिए क्या पढ़ा है, 0.6931 बटा में लेमडा किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो आप कहोगे 1/, अगर 2 यानी कि हाफ लाइफ है तो ये व्युत्क्रमानुपाती 1/, लेमडा के, मतलब आप कहोगे 1/, अगर ये हाफ लाइफ बढ़ रहा है तो लेमडा क्या होगा? ये घटेगा तो फिर ये बढ़ेगा। तो बता दो क्या हो जाएगा, किसके व्युत्क्रमानुपाती? लेमडा के। और लेमडा को हम क्या कहते हैं? विचलन या क्षय नियतांक बता के चलते हैं, विचलन या क्षय नियतांक या फिर विघटन, ये विघटन नियतांक के। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, विघटन नियतांक के, इसे क्षय नियतांक भी कहते हैं मेरे भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताइएगा, रेडियो एक्टिव किरणें कहां से उत्पन्न होती है? रेडियो एक्टिव किरणें मेरे प्यारे साथी नाभिक से उत्पन्न होती है। अब नाभिक के बारे में थोड़ा जान लो, ये है किसी भी परमाणु का नाभिक, और मैं बता दूं नाभिक प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से बना है। एक ऑब्जेक्टिव बना, नाभिक की त्रिज्या की कोटि 10⁻⁻15 मीटर में होती है, 2 बना, परमाणु का आकार 10⁻⁻10 मीटर में होता है, 3 बना, इसके बराबर भैया 1 एंगस्ट्रम होता है। ये याद रख लो, ऐसे वाला प्रश्न आएगा ना तब आपको मजा आएगा, है ना बच्चा पार्टी? तो ये सब आप याद रखिएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, यहां पे निम्नलिखित में कौन सी किरणें हैं जो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में प्रभावित नहीं होती है? नहीं वाला तो वही गामा किरण है भैया, एकदम मौज मस्ती वाला किरण है। चलो आगे बढ़ते हैं, एक यूनिट बराबर क्या होगा? 1 U बराबर क्या होगा? 1 AMU होता है, और इसके बराबर क्या होगा? 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। लगा दो क्या होगा 29 का, क्या होगा भैया? जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन सी। अच्छा, इसके बराबर भी कुछ होता है क्या भैया? बिल्कुल होता है। क्या होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻20, यहाँ पे 27 kg होता है। तो ये भी आप याद रख लो, एग्जाम में आएगा तो फिर किधर घूमोगे, एकदम लगा के आ जाना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ, नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है तो द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या कर दो, ये करेक्ट होगा। n बराबर a माइनस का z, न्यूट्रॉन की संख्या के लिए द्रव्यमान संख्या माइनस का परमाणु संख्या या फिर प्रोटॉन की संख्या को घटा दो। चलो देखो, ऊर्जा को किस मात्रक में व्यक्त करते हैं? तो ये होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट बात आया तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। इसके बाद आएगा 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुणा 10⁻⁻, का यहाँ पे 6 जूल होगा, 6 जूल। आप ये सब याद रख लो ना, ये माइनस नहीं लगता इसमें भैया, माइनस नहीं होता, 3.6 गुणा 10⁻6 जूल करके ऐसे होता है। ओके, चलो ये सब आप याद रखना, एग्जाम में आ सकता है। यहाँ पे किलोवाट घंटा ये किसकी इकाई है? तो ये भी भैया ऊर्जा की इकाई है। ओके, चलो आगे बढ़ते
बढ़ते हैं अगला बताओ यहाँ पे 32 है, द्रव्य तरंग सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? ये कौन थे? डी ब्रोगली साहब थे, डी ब्रोगली साहब, ऑप्शन सी आपका राइट होगा। अगर मैं न्यूटन की बात करूं तो ये पूछेगा कनिका सिद्धांत के प्रतिपादक, अगर आपसे कनिका सिद्धांत बता के चलेगा तो ये बताइएगा, और अगर आपसे पूछे तरंग सिद्धांत, क्या भैया, अगर आपसे तरंग सिद्धांत पूछे तो ये बताइएगा, अगर आपसे पूछे क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था तो आप ये बता के चलिएगा। देख रहे हो ना एक से कितने प्रश्न बन रहे हैं, अब कैसे छूटेगा एग्जाम में प्रश्न? बताओ यहाँ पे एक ही तत्व के समस्थानिकों के बीच मुख्य अंतर को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं मेरे भैया जी? न्यूट्रॉनों की संख्या कहते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। चलो बताओ किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या है? तो पहला नियम यहाँ पे आवेश संरक्षण नियम है, तो पहला नियम तो नहीं है। तो दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण का नियम है। लेंज का नियम आए तो लेंज का नियम भी ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, ये बात आपके ध्यान में होने चाहिए। चलो बताओ यहाँ पे किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र कैसा होगा? गोलाकार। 35 का आपका ए करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं, बताओ यहाँ पे है द्वैत प्रकृति न केवल प्रकाश में होती है बल्कि द्रव्य कणों में भी होती है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो भैया जी ये किया था डी ब्रोगली ने। ऑप्शन डी आपका राइट होगा। चलो बताओ इंद्रधनुष के निर्माण का कारण क्या है? इंद्रधनुष का निर्माण जिस कारण से होता है वो वर्ण विक्षेपण है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अच्छा, मृग मरीचिका का कारण क्या है? ये आप लोग कमेंट करो। भैया आप हमें बताओ हीरा का चमकना, पहले ये बताओ मृग मरीचिका का कारण क्या है? दूसरा आप बताना हीरा का चमकना किस सिद्धांत पर आधारित है? तो भैया ये TIR पर आधारित है। TIR मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। चलो बताओ यहाँ पे सोडियम का दहली तरंग दैर्ध्य कितना होता है? बताओ सोडियम का दहली तरंग दैर्ध्य कितना होता है? भैया 540 नैनोमीटर में होता है, नैनोमीटर। अच्छा सीजियम का एग्जाम में आया है, सीजियम का कितना होगा? सीजियम भैया 656 याद रख लो आप लोग, इंपॉर्टेंट है। अगर पोटेशियम आपसे पूछ के चलेगा तब कितना बताइएगा? 565 बता के चलिएगा, 565 बता के चलिएगा। इसके अलावा लिथियम इंपॉर्टेंट है, लिथियम भैया पूछेगा तो आप 520 बता के चलिएगा। और भी चांदी का बता दूं क्या? चांदी का भी बताना है, चांदी इंपॉर्टेंट है तो भैया चांदी आ सकता है ना, तो चांदी का 265 बता के चलिएगा। ये सभी याद रख लो। अभी का राइट आंसर आप सी लगा दो, बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके अलावा हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रकाश विद्युत सेल प्रकाश ऊर्जा को किस में बदलेगा? प्रकाश विद्युत सेल है, प्रकाश को किस में बदलेगा भाई? प्रकाश ऊर्जा को किस में बदलेगा? यहाँ पे प्रकाश विद्युत, इसे विद्युत ऊर्जा में बदलेगा ना। बताओ किसमें? विद्युत में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बताइएगा प्रश्न आपके सामने है जूल सेकंड। भैया बहुत बार पढ़ाए हैं जी, E बराबर एच न्यू पढ़े हो आप लोग। आप अगर एच निकालना है तो एच बराबर E बटा में भी हो जाएगा। अब देखो एनर्जी का आप जूल लेते हो, क्या लेते हो? जूल लेते हो, तो जूल आप लिखोगे, आवृत्ति का मात्रक सेकंड इनवर्स होता है, इसको हम ऊपर भेज देंगे तो जूल बचेगा, और इसको ऊपर भेजेंगे तो माइनस हट जाएगा, जूल सेकंड बचा। और जूल सेकंड पूछा है ये एच क्या है? प्लांक नियतांक है, प्लांक स्थिरांक है बच्चों, याद रख लोगे ये आप लोग। इसका वीमा पूछेगा तो MLT इनवर्स 2, यहाँ पे ML2, यहाँ पे 1 मिनट भैया, ML2 और T इनवर्स हो जाता है। ये हमारा ये प्लांक स्थिरांक का विमीय सूत्र है। ओके चलो इसका मान बताओगे क्या होता है? 6.626 इंटू 10 टू द पावर क्या होता है? 34 जूल सेकंड होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ। यहाँ पे प्रश्न आ चुका है आपके सामने, ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होगी? देखो अगर प्रकाश तरंग पूछता तो हम अनुप्रस्थ लगाते हैं, लेकिन ध्वनि तरंग है अनुदैर्ध्य होगा। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, बताओ किसी माध्यम की सतह पर आपतित किरण के ध्रुवण कोण का टेंजेंट माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होता है, म्यू बराबर 10 होता है। और ये भैया ब्रूस्टर साहब का नियम है। किनका है? ब्रूस्टर का नियम है। तो आप बच्चा पार्टी देख लो, 2 नंबर में आएगा। ब्रूस्टर के नियम से आप क्या समझते हो या फिर क्या है? तो लिखिएगा किसी माध्यम की सतह पर आपतित किरण के ध्रुवण कोण का टेंजेंट माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होता है, और नीचे में ये इतना लिख दीजिएगा, 2 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ। प्रश्न आपके सामने है दृश्य स्पेक्ट्रम के रंगों में किसका अधिक तरंगदैर्ध्य होता है? अधिक वाला लाल है तो 43 का ए लगा दो आप लोग, करेक्ट हो जाएगा। चलो
अगला बताओ, जल को कीटाणु रहित करने के लिए उपयुक्त कौन होगा? जल को कीटाणु रहित करना है, सिंपल है। बताओ क्या होगा? 44 नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? पराबैंगनी विकिरण। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला बताओ, यहाँ पे है निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? नहीं है, नहीं है पूछा गया बच्चा पार्टी, बताओ ना। अल्फा किरण, ऑप्शन ए लगा दो। नेक्स्ट बताइएगा, जब प्रकाश हवा से कांच में गमन करती है तो इसका तरंगदैर्ध्य क्या होगा? इसका तरंगदैर्ध्य घट जाएगा। 46 का आप ए बता के चलो। देखो, प्रकाश के तरंग गति सिद्धांत के अनुसार प्रकाश के वर्ण का निर्णायक कौन है? बताओ जल्दी से मेरे प्यारे साथी। प्रकाश के तरंग गति सिद्धांत के अनुसार प्रकाश के वर्ण यानी कि रंग का निर्णायक आपको बता के चलने हैं। आप क्या बता के चलोगे? जल्दी से बताओ। 47 का भैया आवृत्ति होगा, फ्रीक्वेंसी होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बताओ, किसी द्रव्यात्मक माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल निर्भर नहीं करती है। किस पर निर्भर नहीं करती है? तो इसकी तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। नेक्स्ट बताओ आप लोग, यहाँ पे है अपचाई ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है? वोल्टेज। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला बताओ, धारितीय प्रतिघात बराबर क्या होगा? धारितीय प्रतिघात बराबर क्या होगा? कौन सा? धारितीय प्रतिघात का मात्रक क्या होता है? वोल्ट नहीं होगा, एम्पियर नहीं होगा, कूलम। ओम होता है भैया, इसका मात्रक ओम होता है, क्योंकि प्रतिबाधा, प्रतिघात, प्रतिरोध, प्रतिबाधा ये सभी का मात्रक ओम होता है। चलो हाँ, आगे बढ़ते हैं। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति केवल व्यय होती है प्रतिरोध में। किसमें भैया? प्रतिरोध में। ऑप्शन नंबर क्या बता रहे हो? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला बताओ। यहाँ पे प्रश्न है कि एम्पियर मीटर स्क्वायर, वो पढ़ा है ना, म्यू बराबर आई गुना में ए, धारा का मात्रक एम्पियर गुना में एरिया का मीटर स्क्वायर, और यही पूछा गया किसका होगा? म्यू चुंबकीय घूर्णन। अच्छा, धारा घनत्व मैं बता दूं क्या? धारा घनत्व को जे द्वारा दर्शाते, जे बराबर आई बटा में ए होता है, धारा का मात्रक एम्पियर बटा में एरिया का मीटर स्क्वायर। इसको ऊपर कर लो तो ये माइनस लग जाएगा। भैया ये मत समझना धारा घनत्व है, ये एग्जाम का इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि धारा घनत्व। अच्छा, धारा घनत्व एक सदिश राशि है। कैसा राशि है? धारा घनत्व एक सदिश राशि है, इसका मात्रक एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर है भैया, ये रट लो। अच्छा, सेल स्थिरांक, दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी एवं उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को सेल स्थिरांक कहते हैं। ये क्या होता है बताओ? सेल स्थिरांक के लिए क्या होता है? x बराबर एल बटा में क्या होता है? ए होता है। अब लंबाई का आप किस में लोगे? लंबाई का सेंटीमीटर ले लो, अब बटा में एरिया का सेंटीमीटर का स्क्वायर ले लो, एक से एक उड़ा दो, 1 बाय आपका सेंटीमीटर बचा, इसको आप ऊपर कर लो। सेंटीमीटर इनवर्स आएगा तो आप सेल स्थिरांक बताइएगा। अच्छा, विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। विद्युत विभव एक अदिश राशि है, ये याद रख लो। अच्छा, विद्युत विभव का दूसरा मात्रक जूल प्रति कूलम है। कैसे? तो V बराबर आपने क्या पढ़ा है? W/Q, ये आप रट लो और ये याद रख लो। 1 वोल्ट बराबर 1 जूल पर कूलम होता है, ये याद रख लो। ऑब्जेक्टिव बनता है यहां से मेरे प्यारे भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बताओ। यहाँ पे प्रत्यावर्ती धारा निम्न में से कौन सा प्रभाव प्रदर्शित करती है? ऊष्मीय प्रभाव। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बताओ, विद्युत लेपन में व्यवहार आने वाली धारा कौन सी है? दिष्ट धारा, डायरेक्ट करंट, डीसी बच्चों। चलो अगला बताओ। यहाँ पे निम्न में कौन है जो एक संधारित्र के द्वारा अवरुद्ध है? एक संधारित्र द्वारा, ये दिष्ट धारा हो जाएगा भैया। कभी कभी डीसी लिखा रहता है, डीसी याद रखिएगा, डायरेक्ट करंट। चलो बताओ, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के आविष्कारक फैराडे साहब है, ये नॉर्मल क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बताओ, ये तो आपने पढ़ा होगा, विद्युत डायनेमो का कार्य सिद्धांत। भैया डायनेमो का कार्य सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है, ये याद रखिएगा। चलो बताओ, निम्न में कौन सा नियम है जो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित कौन सा? लेंज का नियम होगा। यहाँ पे किरचॉफ का प्रथम नियम किस पर? आवेश पर है। प्रथम नियम आवेश पर है, ये आपको याद रखने हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बताइएगा, निम्नलिखित में कौन लोह चुंबकीय नहीं है? भैया सोना नहीं है, लोहा, कोबाल्ट, निकेल तो लोह चुंबकीय है, लेकिन सोना नहीं है। तो बच्चा पार्टी आपसे प्रश्न यह है कि सोना कैसा होता है? सोना प्रतिचुंबकीय है। कैसा है? सोना प्रतिचुंबकीय होता है। समझ गए ना? चलो हम आगे बढ़ते हैं। अगला बताओ, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध 10,000 ओम होता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बताओ, प्रतिरोधों के समांतर क्रम में निम्नलिखित में कौन सी राशि है जो समान रहती है? विभवांतर। 60 का एक करेक्ट हो जाएगा। 61 का बताओ, निम्नलिखित में किसका परावैद्युत स्थिरांक 80 होता है? पानी का। अच्छा, वायु का कितना होता है? 1.00059 होता है। निर्वात का 1 होता है। टेफ्लॉन का कितना होता है बताओ?
टेफ्लॉन का कितना होगा भैया? 2.1 होता है। ये बात आपको याद रखना है। इसके अलावा भी कुछ आता है क्या? अच्छा, धातुओं का आता है। धातु का कितना होता है? धातु वाला का अनंत होता है, धातुओं का अनंत होता है। ओके, समझ गए ना? ये इंपॉर्टेंट है। कोई भी धातु आ जाए तो उसका पराविद्युत स्थिरांक पूछेगा तो अनंत लगाइएगा। अच्छा, वायु का तो ये बता दिए कि सर पराविद्युत स्थिरांक ये होता है, लेकिन एग्जाम में आएगा वायु का पराविद्युत, आप ये रट लो, पराविद्युत सामर्थ्य कितना होता है बताना। ये अगर पढ़े हो तो ये आया है एग्जाम में। अगर सामर्थ्य की बात करें तो 3 गुणा 10 पर पावर 6 होता है, और पराविद्युत सामर्थ्य का मात्रक वोल्ट बटा मीटर होता है। समझ गए? ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। चलो अगला बताओ। यहाँ पे निर्वात का पराविद्युत सामर्थ्य, भैया देखो ना, यहाँ पे स्थिरांक नहीं है। आपसे अगर निर्वात का पराविद्युत स्थिरांक पूछेगा तो 1 लगाइएगा। क्या लगाइएगा आप लोग? 1 लगाइएगा। लेकिन अगर पराविद्युत सामर्थ्य पूछे, पराविद्युत सामर्थ्य का मात्रक वोल्ट बटा मीटर होता है, तो ये अनंत बताइएगा। देखो कितना है। अगर स्थिरांक, भैया स्थिरांक रट लो। यहाँ पे पराविद्युत स्थिरांक किसी का भी पूछे, जैसे पानी का पूछा तो मैंने कितना बताया? 80 बता के चला। वायु का कितना बताया मैंने? वायु का आपको 1.000059 बताया। इसी प्रकार मैंने बेंजीन का आपको बताया था कि भैया 2.3 होता है। उसके बाद आपको निर्वात का मैंने बताया, निर्वात का भैया 1 होता है। इसके अलावा मैंने बताया होगा कि टेफ्लॉन का कितना होता है? टेफ्लॉन का 2.1 होता है। ये तो स्थिरांक हो गया। लेकिन अगर सामर्थ्य पूछेगा, जैसे वायु का पूछेगा, तो कितना बताओगे? 3 गुणा 10 पर पावर 6 होता है। इसी प्रकार से अगर निर्वात का पूछेगा तो क्या बताओगे? निर्वात का भैया अनंत होता है। इसी तरह से तो आपको लगाना है। और ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये दो ही इसमें ज्यादातर इंपॉर्टेंट है, वायु का कि निर्वात का। स्थिरांक में 2 याद रख लो, वायु का और निर्वात का। अभी का राइट आंसर अनंत होगा। और ये सामर्थ्य पूछेगा तो वायु का ये लगाइएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। गलत नहीं करना मेरे भाई। आवेश के वितरण से ऊर्जा का ह्रास होता है। ए ऑप्शन आपका राइट है। 64 का बताओ एक बार। किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक कौन है? धारिता का मात्रक फैराड, माइक्रोफैराड, पिकोफैराड पूछेगा। माइक्रोफैराड किसका मात्रक है? धारिता का। पिकोफैराड किसका मात्रक है? धारिता का। फैराड किसका मात्रक है? धारिता का। और एक और मात्रक सी बराबर क्यू अपन भी से चार्ज का कूलम वोल्ट का वोल्ट, तो 1 फैराड बराबर 1 कूलम पर वोल्ट होता है। ये याद रख लो, सी है भाई, सी है। ये याद रख लो, ये फॉर्मूला याद रख लो, और इसका मात्रक कूलम प्रति वोल्ट होता है, ये याद रख लो। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। अगला बताइएगा, आवेश के पृष्ठ घनत्व के लिए। देखो पृष्ठ घनत्व को हम सिग्मा द्वारा दर्शाते हैं। सिग्मा बराबर क्यू बाई ए होता है। चार्ज का कूलम गुना में एरिया का बटा में एरिया का मीटर स्क्वायर। इसको ऊपर कर लो, कूलम प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। बताओ क्या हो जाएगा? ये पूछा सबसे पहले हमसे, तो यही पूछा था, क्यू बटा में ए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सिंपल सा है बच्चों। ये रैखिक घनत्व का है। ये किसका है? ये रैखिक का है। और ये भैया आयतन घनत्व का है। ये आयतन घनत्व का है। और ये न्यूटन प्रति कूलम किसका है? किसका है? ये विद्युत क्षेत्र का है। न्यूटन प्रति कूलम किसका है भैया? ये विद्युत क्षेत्र का मात्रक हो जाएगा। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। अगला बताइएगा, निम्नलिखित में कौन अदिश राशि है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी? आप इसका रेखीय घनत्व, पृष्ठ घनत्व, आयतन घनत्व, ये सभी अदिश राशि है। ओके, चलो अच्छा बच्चों, यहाँ पे एक चीज और लिख देता हूं। इसका मात्रक कूलम प्रति मीटर होता है। इसका मात्रक कूलम प्रति मीटर स्क्वायर होता है। इसका मात्रक कूलम प्रति मीटर क्यूब होता है। ये तीनों का मात्रक भी आपको मैंने यहाँ पे बता दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रति एकांक आवेश पर लगने वाला बल, प्रति एकांक आवेश है, लगने वाला बल है, इसे मैंने बताया कि ई होता है। ई बराबर एफ अपॉन क्यू है, मतलब ई मतलब विद्युत क्षेत्र। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। बताइएगा, प्रत्येक बिंदु यहाँ पे प्रत्येक विद्युत द्विध्रुव कैसा होता है? प्रत्येक विद्युत द्विध्रुव बच्चा पार्टी कैसा होता है? ये होता है उदासीन। ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला बताओ, यहाँ पे ऐसे पदार्थ जिनकी प्रतिरोधकता बहुत कम होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे ही तो हम लोग चालक कहते हैं, उसे ही तो हम लोग भैया कंडक्टर कहते हैं। ऑप्शन ए लगा दो। वाटहीन धारा के लिए, वाटहीन धारा यानी कि कोस फाई बराबर क्या होता है? कोस फाई बराबर 0। या फिर आपसे पूछेगा यहाँ पे फाई बराबर क्या होगा? फाई बराबर पाई बाय 2 होता है। ये वाटहीन धारा के लिए है बच्चों, ये वाटहीन धारा के लिए है। आपका राइट आंसर क्या होगा? कोस फाई का मान 0 होगा। 70 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। समझ गए मेरे प्यारे भाई? इस 70 ऑब्जेक्टिव में आपका स्कोर क्या रहा? स्कोर आप लोग कमेंट करिएगा। और प्लीज बच्चा पार्टी, आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया है, एक बार क्लास को लाइक कर लीजिएगा, जिससे कि आप हमारे मोटिवेशन हो। तो प्लीज आप लोग लाइक कर लीजिएगा और प्यारा प्यारा कमेंट करिएगा बच्चों। ओके बच्चों, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं इस वर्ष से कि आप बहुत तरक्की करो, आगे बढ़ो और आपका फिलहाल तो एग्जाम बहुत अच्छा जाए। मैं इस वर्ष से ये
प्रार्थना करूंगा बच्चों। ओके बच्चों, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा।